मैं सोनू कुमार मीणा, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड ME 309 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। थर्ड ईयर मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है 309। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कॉस्टिंग डिसाइड करते हैं, एस्टिमेट कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली यूनिट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय क्या होता है। आज का युग वैश्वीकरण का युग है, जिसमें अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी कीमत का माल उत्पादित करना होता है। आज का जो युग है, वर्ल्ड है, वह ग्लोबलाइजेशन का युग है, जिसमें हम क्या चाहते हैं कि कम कीमत पे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए मार्केट में, कम कीमत में मिल जाए। तो कंपनी वाला भी क्या चाहेगा कि मैं कम से कम कीमत पे प्रोडक्ट बनाऊं, जिसको मार्केट में बेच सकूं, जिससे जो ज़्यादा सस्ता होगा पब्लिक उससे, क्वालिटी के साथ जो ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट होगा पब्लिक उसे ही खरीदना पसंद करती है। ठीक है। किसी भी उद्यमी को अपने उत्पाद से संबंधित कई बातों के बारे में पूर्ण जानकारी एवं विश्लेषण की आवश्यकता होती है। कोई भी बिजनेसमैन है, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट बनाने से पहले उसको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करनी पड़ती है। तो वो क्या है, एक तो हो गया मार्केट सर्वे। मान लो कोई एक बिजनेसमैन नई कंपनी खोलना चाहता है। अब नई कंपनी खोलना तो चाहता है, लेकिन उससे पहले वो मार्केट में सर्वे कराएगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छे से बिक रहा है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। ऐसा नहीं है कि वो जिस प्रोडक्ट की डिमांड है ही नहीं। अब गर्मियों का टाइम ले लो, अब वो स्वेटर बना रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है भाई। गर्मियों के टाइम पे स्वेटर बनाने का कोई मतलब नहीं है। सर्दी का टाइम वो स्वेटर बना रहा है तो उसका डिमांड है उसकी। तो वो सब मार्केट में सर्वे करवाना ज़रूरी होता है कि किन किन चीज़ों की मार्केट में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट मार्केट में सर्वे कराते हैं। उसके बाद उसके पास बनाने के लिए मजदूर, मशीनें सब चाहिए, तो उसके लिए पूंजी भी चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से लाएगा, कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है, या उसके पास कहाँ से लोन ले रहा है बैंक से, या ठीक है। तो वो फिर दूसरा होता है प्रोडक्ट कॉस्ट। मार्केट सर्वे करा लिया, पैसों का भी उसने जुगाड़ कर लिया, ठीक है, बैंक से लोन ले लिया, किसी से पैसे का अरेंजमेंट कर लिया। उसके बाद क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, और वो मार्केट में जो बाकी उस प्रोडक्ट की विशेषताओं दूसरी कंपनी के भी प्रोडक्ट होंगे, तो उनके रेट और इस प्रोडक्ट की रेट कैसे डिसाइड की जाए कि वो उनको कंपटीशन में आ जाए। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी रखें। तो वो फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस, ठीक है, उत्पादन की कॉस्ट जो उसने बनाया। मान लो कोई भी एक पेन बनाया, मान लो उसने फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बना वो 2 रुपये का पेन बना। अब उसे ये भी डिसाइड करना है कि उसी विशेषता वाले प्रोडक्ट जो मार्केट में है वो कितने बिक रहे हैं। जैसे 5 रुपये का बिक रहा है, तो ये भी कोशिश करेगा कि मैं भी 5 या 5 से कम बेचूं, मतलब 6 पर नहीं बेच रहा हूँ। तो सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस। तो उद्यमी सबसे पहले क्या करेगा, मार्केट सर्वे कराएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसों का जुगाड़, फिर उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन में कितनी खर्चा आएगा, प्रोडक्शन में मशीन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये सब आएगी। फिर होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में उपरोक्त सभी जानकारियों में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन लागत होती है। ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितना खर्चा आ रहा है, सबसे मेन तो वही है, क्योंकि मार्केट तो एक बार सर्वे करा लिया उसका हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है, उत्पादन लागत का विश्लेषण करने के लिए आगणन एवं लागत, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन, प्रोडक्ट कॉस्ट,
सब यही अध्ययन की जाती है किसमें, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर, आगणन एवं लागत। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एस्टिमेशन और कॉस्टिंग। ठीक है, आगणन या प्रमाप लागत। ठीक है, ये क्या होता है, आगणक या प्रमाप लागत होता है किसी वस्तु का निर्माण होने से पूर्व उसकी लागत का पूर्व अनुमान होना। मान लो कोई पेन बनाना है, तो पेन बनेगा तो उसमें मटेरियल आया, फिर उसके बाद लेबर कॉस्ट आया, मशीन लाइट का बिल आया, उसके बाद जो मान लो कि वो 3 रुपये का बना है, लेकिन 3 रुपये का तो वो तो फाइनल बनने के बाद पता लगा। ये होता है कि प्रोडक्ट बनने से पहले अनुमान लगा लो कि हाँ इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा, तो वो अनुमान जोड़ के रखो कि वो 2.5 रुपये आ रहा है या 3.5 आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो वही होता है कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले पूर्व में उसकी लागत का जो अनुमान लगाया जाता है वही होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जब वस्तु का निर्माण हो जाता है तो उस वस्तु की वास्तविक लागत हो जाए, जैसा कि मैंने आगे बताया, ये तो पहले ही अनुमान लगा, एक गेस लगाया जाता है कि कितने तक बन जाएगा, फिर बाद में जो प्रोडक्ट बना है उसकी प्रोडक्ट बनने के बाद तो पता लग ही जाएगा हम लोगों को कि उसकी वास्तविक लागत कितनी आ रही है। ठीक है, अगर वस्तु की वास्तविक लागत उसकी उसकी जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, अगर ज़्यादा आ जाती है पूरा अनुमान, तो कोशिश करेंगे कि वास्तविक लागत को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि वास्तविक लागत जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको कम करेंगे तभी तो हम प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएंगे। है बात समझ। यदि वास्तविक लागत अधिक है तो उसे नियंत्रित कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। आगणन के अंतर्गत ही उत्पाद के कच्चे माल, अब एस्टिमेशन के अंडर क्या आता है, जो उत्पाद है उसके कच्चा माल मंगाना पड़ेगा। ठीक है, कच्चे माल की लागत, फिर उसका डिज़ाइन, पेन बना रहे तो पेन के डिज़ाइन भी तो पहले ऐसे किसी का कॉपी तोड़ ना मार देंगे, तो उसकी डिज़ाइन भी बनाना पड़ेगा। फिर उसको बना रहे हैं, उसमें लाइट का खर्चा, उत्पादन में भी खर्चा आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इंजीनियर होगा, टेक्नीशियन होगा, लेबर होगा, फिर उसके बाद HR मैनेजर होगा। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकारी की भी का भी खर्चा जाएगा, क्योंकि उनको संभालने के, उधर वॉचमैन हो गया, लेबर कॉस्ट होगी, ये सब विक्रय मूल्य में होने वाले खर्चे। अब प्रचार करेंगे विक्रय मूल्य में, अपने लोग भी तो लगाएंगे किसी चीज़ को बेचने के लिए, फिर उसमें कितने डिफेक्टिव हो गए, मान लो प्रोडक्ट उससे पहले डिफेक्ट आ गया, टूट गया कुछ, और निर्माण में होने वाले खर्चे ना आदि का गणना किस में किया जाता है, आगणन में, एस्टिमेशन। ठीक है, फिर अगली टर्म देखते हैं, ओवर एस्टिमेशन मतलब अधिक आकलन। मान लो कभी गैस लगाया, आकलन क्या होता है, किसी वस्तु को बनने से पूर्व लगाया गया अनुमान। अगर अनुमान ज़्यादा निकल जाए तब क्या होगा, यदि आकलन मुख्यतः निवेदिता टेंडर बनने में उपयोग ले, ये ओवर एस्टिमेशन किस में यूज हुआ, अधिक आकलन किस में, जो टेंडर निकलता है, बहुत सारे कॉलेज टेंडर निकालते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है, या कोई फैक्ट्री वाला निकालता है कि हमें ये लेबर की ज़रूरत है, तो उसका टेंडर निकलेगा। अब टेंडर निकल रहा है तो उसका आकलन अधिक लिया जाता है। ठीक है, ये ओवर एस्टिमेशन। यदि अधिक आकलन कीमत को बढ़ा देता है, जिससे निविदा बनने वालों को लाभ होता है, वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो ओवर एस्टिमेशन इसका नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दे, अगर ज़्यादा आकलन कर दिया, मान लो कि खर्चा 30,000 का आ रहा है और आकलन ज़्यादा कर रहे हैं तो बजट कम होगा, तो उससे क्या जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा। अंडर एस्टिमेशन कम आकलन, यदि आकलन सही आकलन से कम होता है तो नुकसान उठाना पड़ेगा। मान लो कि कोई भी चीज़ बनानी है, वो 10 रुपये की बन रही है और अपन ने आकलन 8 रुपये का कर दिया, लेकिन पता चला कि जो फाइनल प्रोडक्ट की जो रेट है वो 9 रुपये आ गई, तो 1 रुपये का लॉस उठाना पड़ गया। आए बात समझ, वो बात है। फिर उत्पादन की संभावित लागत ज्ञात करने के लिए निम्न तथ्य हैं। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी लागत ज्ञात कर, पूर्व आकलन क्या होता है, पूर्व अनुमान। तो पूर्व अनुमान के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ सकती है, पहले होते हैं डिजाइन में लगा समय, डिजाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर कच्चे माल
कितनी मात्रा में, उसकी महंगाई कितनी है, लागत कितनी है, वो सब ध्यान में रखा जाएगा। उत्पादन में किस समय कितना लग रहा है, मजदूर कितने हैं, कितना पैसा लग रहा है, मशीन और उपकरण की लागत, कौन कौन सी मशीनें छा रही है, फिर उपकरण, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है उनका, भविष्य में मजदूर और उपकरण के बढ़ने वाले अब जैसे 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 टाइम बढ़ेगा तो मजदूरी भी बढ़ेगी, उपकरण का मेंटेनेंस या ख़राब अगर दूसरा ला रहे तो वो जो 5 साल पहले मिल रहा था वो आज प्रेजेंट टाइम में उससे ज़्यादा ही रेट पे मिलेगा। ठीक है, वो भी संसाधनों परिवर्तन करने पर पड़ने वाला प्रभाव। अब टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो मशीन भी चेंज होगी, तो उसमें भी कॉस्ट लगेगी। फिर देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेशन, आकलन के उद्देश्य किस उद्देश्य से आकलन किया जाता है। एक तो होगा टेंडर का जो कोटेशन निकालता, मान ला कि मैंने कि सिविल्स का देख लो कि एक रोड बनाना है तो क्या करेगा, PWD का करेगा, एक टेंडर निकाल देगा कि हाँ भाई आओ तुम जितने भी ठेकेदार है तुम आओ और बताओ कितने में लेगा। अब उसमें क्या होता है अब कोई कहेगा मैं ये 100 मीटर की रोड बना रहा हूँ 50,000 में बना दूँ, कोई कह रहा है मैं 45 में बना दूँगा, तो क्या करेंगे, जो सबसे कम वाली बोली लगाएगा वो उससे दे देंगे क्योंकि खर्चा कम होगा। तो टेंडर और कोटेशन बढ़ने तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य क्या है, उत्पादन के बाजार में लाभप्रद होने। अब इसमें अपन को जो गैस लगाए वही प्राइस है, मान लो कि मैं ये ट्यूबलाइट बनाऊंगा या पेन बनाऊंगा तो उसकी 2 रुपये में बन जाएगा, और मार्केट में तो उसे मैं लगा सकता हूँ हाँ यार कि 2 रुपये खर्चा आ रहा है तो ये 5 रुपये में बिकता है, तो मेरे को डेफिनेटली लाभ तो होगा ही। तो लाभ और हानि का मान लो कि वही कॉस्ट जो लगा रहे 5 रुपये 6-7 रुपये आ रही है और पता लगा कि ये मार्केट में 5 का ही बिक रहा है, तो उससे पता लग जाएगा कि अगर मैं इसका प्रोडक्शन भी करूँगा, उत्पादन भी करूँगा तो मेरे को हानि होने ही वाली है। ठीक है, नए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद की लागत को कम करने में सहायता मिल जाती है। ठीक है, इसमें पता भी लग जाता है कि क्या क्या चेंज होगा, मजदूरी और मजदूरी की दरों को ज्ञात करने में और निर्धारित करने। इसमें ये भी कि किस हिसाब से टाइम से इसकी सेलिंग प्राइस भी बढ़ाएंगे तो मजदूरी भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो उसका भी आकलन मिल जाता है। खर्चों की गणना इसमें क्या होता है, खर्चों की गणना हो जाती है। अब खर्चों की गणना हो जाएगी तो उसमें हमें कुल लागत निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया क्या है, आकलन की प्रक्रिया क्या है, उत्पादित वस्तु का आयतन और बार ज्ञात करें। अब इससे ये पता लगता है कि हमें प्रॉफिट जो कमा रहे हैं इसमें कितनी यूनिट बनानी चाहिए, कितने आयतन पर, और उसका जो रॉ मटेरियल है कितना वेट पर रखना चाहिए, नहीं है क्या। ठीक है, उत्पादन की लागत ज्ञात करना ताकि निविदा कोटेश। अब इसमें क्या होता है, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं पूर्वानुमान से कि हाँ इतने की। इससे हमें जो टेंडर निकाल रहे हैं, जो कोटेशन निकाल रहे हैं, उसका हमें फिक्स रहेगा कि कितने रुपए में हमें टेंडर देना है, कोटेशन देना है बात समझ। उत्पाद के बाद बाजार में पुर्जों का क्रय निर्धारित करना। ठीक है, इससे पता लग जाएगा कि हाँ जो पूर्वानुमान वाली जो कॉस्ट है हमें लग गया कि ये 2 रुपये में बनेगी, लेकिन इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट भी अच्छा से कमा ले और मार्केट में हमारी सस्ता बिक जाए, तो उस हिसाब से हम इसका विक्रय मूल्य रख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है समय की गणना, कितना टाइम लग सकता है वो भी, मजदूरी की दर भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, व्यय और अपव्यय जो खर्चे की गणना कर सकते हैं, जो उपकरण है उनका मेंटेनेंस कब करना है उसका टाइम भी पता लग जाएगा। प्रशासनिक में कितने अधिकारी रखने हैं, मैनेजमेंट में कितना खर्चा जा रहा है उसकी भी गणना कर सकते हैं। फिर मान लो हम फैक्ट्री में प्रोडक्ट तो बन गया, अब प्रोडक्ट की पैकिंग भी करनी है, डिलीवरी भी, फिर उनको जहाँ ज़रूरत है, जहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं उनको वहाँ भेजने में कितना खर्चा आ रहा है वो भी गणना जोड़ने पड़ेगी, क्योंकि फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होती है, फाइनल प्राइस होती है, उसमें सारे खर्चे जुड़े होते हैं। सभी खर्चों को जोड़कर लागत मूल्य निकाला जाता है ताकि विक्रय मूल्य। अब इससे क्या होगा, इस प्रोसेस होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उस टोटल कितनी कॉस्ट आए उसे बनाने में,
ताकि उसकी टोटल कॉस्ट मिल पता लग सके, जिससे कि हम सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य तय कर सकें। क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट आई है उसमें लाभ जोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है विक्रय मूल्य, क्योंकि उसमें हमारा मुनाफा भी आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से सीखो।